हेलो एंड वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है आयुष तिवारी। और यार अभी मैं सोच रहा था कि हर साल ऐसे लाखों बच्चे होते होंगे जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होता होगा। और ऑब्वियसली अगर उन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो जेईई के एग्जाम में तो वो अपीयर होंगे ही होंगे। अगर मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लूँ तो अभी आप अपने स्क्रीन पे दो बच्चों को देख सकते हैं, पहला ए और दूसरा बी। ये दोनों बच्चे सेम कोचिंग के थे और इन्होंने साथ में अपना सिलेबस कंप्लीट किया। और ये दोनों बच्चे जब जेईई मेंस के एग्जाम में अपीयर हुए तो रिजल्ट आने के बाद ये पता चलता है कि पहले बच्चे की रैंक आई है 30,000 और दूसरे बच्चे की रैंक आई है 3 लाख। अब नोटिस करने वाली बात यह है यार कि सेम कोचिंग में होने के बाद भी, सेम टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी इन दोनों बच्चों की रैंक पे इतना ज्यादा वेरिएशन कहां से आ सकता है और कैसे आ सकता है। इसका सिंपल सा फंडा ये है कि ये जो दूसरा वाला बच्चा है इसने सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन को ही अपनी प्रायोरिटी पे रखा। इसे ऐसा लगता था कि अगर ये एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेगा तो जेईई में अच्छी रैंक आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसीलिए इसने बिना कुछ सोचे समझे इसने सिर्फ सिलेबस कंप्लीट किया। लेकिन ये जो पहला वाला बच्चा है इसे पता था कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से कुछ नहीं होगा। हर साल लाखों बच्चे सिलेबस कंप्लीट करके जाते हैं। अगर अच्छी रैंक लानी है तो जितना कुछ आपने पढ़ा वो आपके माइंड में होना चाहिए। इसीलिए जैसा जैसा ये बच्चा सिलेबस कवर करता गया वैसे वैसे इसने अच्छे से रिवीजन किया और टाइमली मॉक टेस्ट इसने अपने पूरे दिए। इन दोनों बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन टाइम में लगभग बराबर की मेहनत करी, फिर भी पहले बच्चे की रैंक आई 30,000 और दूसरे बच्चे की आई 3 लाख। अब इन दोनों की रैंक में इतना ज़्यादा वेरिएशन इसीलिए है क्योंकि पहले बच्चे ने रिवीजन और मॉक टेस्ट पे फोकस किया। मैंने बराबर की हार्डवर्क ये वाली लाइन इसलिए बोली क्योंकि रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। अगर आपने कोई चीज़ एक बार पढ़ रखी है तो उसका रिवीजन करना बहुत आसान होता है। जब आप कोई चीज़ फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए यार इन दोनों ने ऑलमोस्ट बराबर की मेहनत करी, बस पहले वाले ने रिवीजन पे थोड़ा सा कंसंट्रेट किया, थोड़ा सा एफर्ट और मारा, इसीलिए उसकी रैंक इतनी अच्छी आ गई। और ये जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल स्टोरी नहीं है। रियल लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं जिसमें बच्चों ने 2 साल बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी होती है, उन्होंने पूरा सिलेबस अच्छे से कवर किया होता है, बट फिर भी यार वो रिवीजन और मॉक टेस्ट पे फोकस नहीं करते। इसीलिए जितना उन्होंने एफर्ट मारा होता है एग्जाम के बाद उन्हें वैसा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। मैं चाहता हूं यार कि इस छोटी सी स्टोरी से आप एक लर्निंग अपने साथ लेके जाएं और वो ये होगी कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से अच्छी रैंक नहीं आती। अच्छी रैंक तभी आती है जब आपने अच्छे से सिलेबस कंप्लीट किया हो। और सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करने का मतलब ये होता है कि आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए और एक डेफिनेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करी हो और आपने टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट दिया हो और अच्छे से रिविजन किया हो। आपके पूरे जेईई के सिलेबस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों को मिला के ऑलमोस्ट 105 से 110 चैप्टर के बीच हैं, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसे 100 चैप्टर्स मान लेते हैं। अब यार इन 100 चैप्टर्स को कैसे कंप्लीट करना है मैं आपको एक चैप्टर का एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूंगा और बाकी बचे हुए चैप्टर्स में आप सेम स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेना। काफ़ी देर से यार मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं अपने चैनल का इंट्रो फिर से प्ले कर दूँ। चैनल के इंट्रो के प्ले होने के बाद मैं मिलूंगा आपसे और बताऊंगा कि एक चैप्टर को आप जेईई एडवांस के लेवल तक कैसे कवर कर सकते हैं। तो चलिए प्ले करते हैं अपने चैनल का इंट्रो। तो एक बार फिर से वेलकम यू ऑल। आपको करना ये है कि आप कोई सा भी एक चैप्टर उठा लो। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप क्या करते हो, आप ऑनलाइन अपने टीचर्स के लेक्चर्स देखते होंगे। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हो तो आप फिजिकली क्लास अटेंड करते होगे। बट यार अगर आप चाहते हो कि बहुत ही कम एफर्ट में एक चैप्टर की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो जो पहले लेक्चर देखने वाला प्रोसेस है इसमें आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा। जब कोई नया चैप्टर आपके कोचिंग में स्टार्ट होने वाला हो तो उसके बेसिक डेफिनेशन और फॉर्मूले एक बार आप पहले से देख लो। मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा चैप्टर अच्छे से पहले से पढ़ लो, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। और वैसे भी एक चैप्टर को पढ़ाने का काम एक टीचर करता है तो आपको सारी चीज़ें टीचर से ही पढ़नी चाहिए। बट अगर आप एक बार पहले बेसिक फॉर्मूले और उसके कॉन्सेप्ट देख लेते हो तो बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ आ रही होगी क्लास में, आप कभी भी क्लास में बोर नहीं होगे। और बिलीव मी यार अगर कोई चैप्टर आप क्लास में टीचर से अच्छे से समझ लेते हो तो वो बहुत लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में रहता है। तो अगर आप चाहते हो कि कोई चैप्टर आपके माइंड में
रहे, लॉन्ग रन तक रहे, तो हमेशा चैप्टर स्टार्ट होने से पहले उसके बेसिक फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट पहले से पढ़ लेना। बस देख लेना, पढ़ना या ना पढ़ना वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसका बाद में क्या इम्पैक्ट होगा आप ये खुद रियलाइज़ करोगे, आप ये खुद फील करोगे। मुझे कुछ कहने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब यार एक बार जब आप लेक्चर देखने का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो, फिर आप क्वेश्चन सॉल्विंग पे आ जाते हो। अब यार सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उस चैप्टर से आपको कितने क्वेश्चन बनाने चाहिए। मैं यहाँ पे अपने टाइम की एक स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूँगा। मेरे टीचर ये कहते थे कि एक चैप्टर से अगर आपने 100 क्वालिटी क्वेश्चंस बना लिए तो उस चैप्टर के सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं और उस चैप्टर के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला आपको याद हो जाएंगे। तो यार इस चीज़ को हमेशा अपने माइंड में रखना कि एक चैप्टर से आपको 500 या 1000 क्वेश्चन बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक चैप्टर से अगर आप 100 क्वेश्चंस कर लेते हो तो वो सफिशिएंट होगा, लेकिन वो 100 क्वेश्चन क्वालिटी क्वेश्चंस होने चाहिए, किसी अच्छे कोचिंग मटेरियल से होने चाहिए, या फिर जो आप मटेरियल यूज़ करते हो वो अच्छा होना चाहिए। अब आपने लेक्चर भी देख लिया, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, फिर आता है रिवीजन का प्रोसेस। जिस चैप्टर को आपने एक बार पढ़ लिया, कोशिश करना कि जे एग्ज़ाम से पहले 3 से 4 बार आप उसका रिवीजन कर चुके हों। और रिवीजन करते समय एक पॉइंट का ध्यान रखना कि सिर्फ थ्योरी पढ़ने को रिवीजन हम नहीं कहते। रिवीजन का असली मतलब होता है क्वेश्चन सॉल्विंग। जब आप रिवीजन कर रहे हो तो सिर्फ थ्योरी मत पढ़ना चैप्टर की, कोशिश करना कि उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करना, और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए खुद से लॉयल रहना। यार सॉल्यूशन देख के बिल्कुल भी क्वेश्चन मत सॉल्व करना, खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। रिवीजन के बाद आता है मॉक टेस्ट का प्रोसेस, और हमेशा ये ध्यान रखना कि मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक टेस्ट देने के बाद अपनी गलतियों को पहचानना इंपॉर्टेंट है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि टेस्ट देने के बाद उसे बहुत अच्छे से एनालाइज करना और आपने टेस्ट में क्या क्या गलतियां करी उसे अगले टेस्ट में इम्प्रूव करने की कोशिश करना। मुझे नहीं लगता इसमें मुझे और कुछ बताने की ज़रूरत है आपको। आई थिंक आप सब समझ गए होंगे। अगर इन बताए गए चारों पॉइंट्स को आपने अच्छे से फॉलो कर लिया तो एक चैप्टर बहुत अच्छे लेवल तक आपका प्रिपेयर हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ यार 100% नहीं, आपने सिर्फ 80% ही इन पॉइंट्स को फॉलो कर लिया तो एक चैप्टर बहुत अच्छे लेवल पे आपका कवर हो जाएगा। मैं एक बार फिर से इन चारों पॉइंट्स को समराइज कर दे रहा हूँ। लेक्चर देखने से पहले आपको थोड़ा सा चैप्टर का आइडिया लगा लेना है, फिर जब लेक्चर कंप्लीट हो जाए तो 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। जेईई एग्जाम से पहले 3 से 4 बार रिविजन कर चुके हो आप, और मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक टेस्ट में आपने क्या गलतियां करी ये पहचानना इंपॉर्टेंट है। तो मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करना और इन चारों पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करना। फिलहाल यार इस सेशन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एक चैप्टर को बेसिक से एडवांस लेवल तक आप कैसे कवर कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला सेशन होगा उसमें हम फिजिक्स की बात करेंगे। फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट कैसा है, इस सब्जेक्ट में कंपटीशन कैसा होता है, जेईई में कैसे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जहाँ से हर साल बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इन सभी का डिस्कशन हम अपने अगले सेशन में करेंगे। फिलहाल यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।